नाज़रीन, फ़िनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी से आरफ टसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज मेरे साथ फ़िनलैंड की मशहूर शख्सियत हैं चौधरी तनवीर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी का जो हरावल दस्ता है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके जो है वो मरकज़ी तर्जुमान हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे मसला कश्मीर के पस मंज़र के हवाले से। मसला कश्मीर है क्या, आज तक ये मसला कश्मीर हल क्यों नहीं हो सका, इसमें पाकिस्तान का, भारत का, कश्मीरियों का, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो किस तरह से जद्दोजहद कर रही है, माजी में किस तरह से इन्होंने जद्दोजहद की है, और इस वक्त आलमी हालात में वो क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर जो है उसका हल कैसे मुमकिन है। तो जनाब चौधरी साहब, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका। अच्छा जी, अगर हम मसला कश्मीर के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हम ये बताएं कि मसला कश्मीर है क्या। देखें, मसला कश्मीर जो है ये जब सब कॉन्टिनेंट में बरे सगीर से हिंदुस्तान से ब्रिटिश वहाँ से वापस आए तो उस वक़्त वहाँ पर 1947 में दो कंट्रियाँ वजूद में आई, दो मुल्क, हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। और उस वक़्त क्योंकि कश्मीर का एक अपना महाराजा था, उसका पूरा अपना कंट्रोल था, रियासत एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत थी। लेकिन उस वक़्त क्योंकि फ़ैसला ये हुआ कि जब बरतानिया वापस आया तो उसने कहा कि जितनी बड़ी रियासतें हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप उस वक़्त की जो थी, उनको ये हक़ हासिल है कि वो चाहे हिंदुस्तान के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं, या वो रियासतें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार भी रह सकती हैं। जैसे हैदराबाद दक्कन थी, वो बड़ी रियासत थी, और उसके साथ कश्मीर एक बड़ी रियासत थी, और कश्मीर के महाराजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर, क्योंकि वो बड़ी नज़र रखते थे, उन्होंने फिर महाराजा कश्मीर के साथ, क्योंकि वो इसको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत रखना चाहता था, और उसके साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया जी। लेकिन उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ये कि जूं कि तूं जैसे कश्मीर का वो महाराजा चलता रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपने बात की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कश्मीर के बारे में क्या नज़रिया था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे वो मुस्लिम लीग की ऑफिशियली जो उनकी 1947 की 1948 में उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत देखना चाहते थे। वो कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाक़ नहीं चाहते थे। यानी वो पाकिस्तान टाइम्स में ग़ालिबन स्टेट में छपी है, ये मार्च ऑप्शन नॉट लिमिटेड टू इंडिया और पाकिस्तान, यस। वो इसीलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कि ये एजू का तू रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने उसमें क्योंकि नहीं किया। लेकिन बाद में जब हैदराबाद का मसला हुआ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस मसला भी आया, वो ये था कि हैदराबाद की अक्सरियत जो अवाम की थी वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का जो हुक्मरान था वो मुसलमान था। लेकिन कश्मीर में उसकी दूसरी तरफ था कि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन वहाँ का जो हुक्मरान था वो महाराजा वो डोगरा था। अच्छा, मैं वो दोबारा सवाल करता हूँ, चूँकि हम तफसील में चलेंगे। मसला जम्मू कश्मीर है क्या, मुख्तसर अल्फाज में आप ये पहले बताएं। मुख्तसर अल्फाज में ये मैं बताऊँ कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पर 2 करोड़ आवाम हैं, ये उनके बुनियादी हकूक़ का मसला है और उनकी आज़ादी का मसला है। ये कोई इंटीग्रल पार्ट ना तो हिंदुस्तान का है, ना इलाके पाकिस्तान का जो जिस किस्म की वो चीज़ें, ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक कौम है, और वो कौम जिसकी 6100 साल पुरानी तारीख़ है, वो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ वो ज़िंदा रहना चाहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए हमसाया। लेकिन क्योंकि जब ब्रिटिश वहाँ से निकला और उसके बाद क्योंकि वहाँ पर 2 मुल्क जब बने, तो उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने, क्योंकि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपने कबायलियों के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर की फ़ौज के ऊपर रियासत जम्मू कश्मीर में हमला करवाया, और उस हमले जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी जिससे बिल्कुल लाइलम रखा गया। यानी आप समझते कि कायद-ए-आज़म को कबायली हमले का इल्म नहीं था, और ये कबायली हमला गलत हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कबायली हमला ना होता तो ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी आज़ाद ना होता। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर को, रियासत को टुकड़ों में जो बांटा गया वो हमला ही था। अच्छा, उस हमले की वजह से। अच्छा, टुकड़ों की आपने बात की, रियासत जम्मू कश्मीर की जो जोग्राफियाई जो हैसियत है, कौन कौन से इलाके जो हैं वो आप समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर उन पे मुश्तमिल है? रियासत जम्मू कश्मीर पे लद्दाख रियासत जम्मू कश्मीर का आइनी और कानूनी हिस्सा है। वैली
कश्मीर, जम्मू आइनी हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान, मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर जिसको नामनाद कहा जाता है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी रियासत का एक हिस्सा है। वो 84,471 मुरबा मील का ये इलाका, ये वही रियासत जो 15 अगस्त 1947 को थी। वही रियासत को हम उसी रियासत का क्लेम करते हैं कि वो आज़ाद रियासत थी, और उसी रियासत को दोबारा उनका जो बुनियादी हकूक़ हैं जो सलब किए गए हैं ताकत के ज़रिए दोनों मुल्कों ने, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ फोरम पर। यूनाइटेड नेशन में इस किस्म की उन्होंने खुद इस जो 1948 में 13 अगस्त की करारदाद में, लेकिन बाद में मुख्तलिफ करारदादें आती रही, लेकिन ये अपने मकासद के लिए सारे के सारे इस मसले को, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो इलाके रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे या जिन पे उस वक्त महाराजे की हुकूमत थी वो रियासत जम्मू कश्मीर है जी, और आप उसी की बात करते हैं। उसी की बात करते हैं हम लोग। इसमें वो जो चाइना के पास कुछ अक्साई चाइना का इलाका वो भी शामिल है ना उसमें। अक्साई चीन को वो तो 1962 में गया ना चाइना के पास, तो वो भी रियासत का हिस्सा है, चाहे वो उसमें चाइना है, उस पर काबज़ है। अच्छा, आपने अभी बात की कि रियासत जम्मू कश्मीर जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने उसके बाद बरतानिया चला गया और रियासतों को हक दिया गया कि वो पाकिस्तान से मिले, हिंदुस्तान से मिलें या अलग हो जाएं। और इसमें हैदराबाद की जो रियासत थी वो उसने इंडिपेंडेंस का ऐलान किया, कंसोलिडेट वो इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे रहा। कश्मीर के महाराजा ने जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, तो मसला फिर अगर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया तो फिर आगे से मामले ख़राब कैसे हुए? ख़राब क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान ने खुद, वही मैं कह रहा हूँ कि 22 अक्टूबर का जो हमला है ना, उसने सबसे पहले मसला कश्मीर को जो है ना सबसे पहली ज़ेद जो है ना वो लगाई। वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद हमला हो गया। तो हमला नहीं होना चाहिए था क्योंकि महाराजा ने जब कर लिया मुआहदा उनके साथ कि जूं के तो, और उसमें कायदे मोहम्मद अली जना भी एग्री थे। तो जब वो एग्री थे और सारा मामला हो गया, उसके बाद हमले का कोई जवाब नहीं बन रहा था। इवन दो कि आप देखें कि महाराजा ने वहाँ पर पहले उसका जिस तरीके से शख्सी रहा था, फिर उसने वहाँ पर वजारत उज़्मा तक, इवन दो के शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला उस वक्त पॉपुलर लीडर थे जिसको शेर कश्मीर कहते थे। अब शेख अब्दुल्ला को भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हद तक उसको ओहदा दे दिया, और जो वहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है वो भी वो लाना चाहता था। उसका पहला दौर क्या था वो उसमें हमने इस वक्त डिस्कस नहीं करते, हम बात करते हैं कि उस वक्त महाराजा जब चेंज कर रहा था, जब दो मुल्क बन गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसके साथ साथ वो चाहता था कि मैं अपनी रियासत को एक आज़ाद और खुददार रखूँ, और अपने लोगों के लिए उस मुख्तलिफ उसने ऐसे कानून बनाए। जैसे ये 35 और दूसरा मतलब ये मतलब कानून है कि वो लोगों को वो समझता था कि ये बड़े मुल्क हैं, रियासत में किसी किस्म का कोई जायदाद ना खरीद सके। ये महाराजा की बड़ी वो थी, मैं समझता हूँ कि कश्मीर की शनाख्त के लिए। अच्छा, अभी आप ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ उस अगस्त में, गालिबन 13 अगस्त को, उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को कबायली हमला हुआ। जम्मू में जो कत्लो गारत हुआ, क्या इसके बाद हुआ? ये जम्मू में कत्ले गारत शुरू हुआ तब कबायली हमला हुआ? नहीं, जब ये हुआ हमला तो उसके बाद सारा कत्लो गारत हुई। लेकिन जितना जब हमला हुआ तो ये इनकी बारामूला तक इनकी ये कबायली जो इन्होंने, जिनको कश्मीरियों को बिल्कुल इसमें लाइलम रखा गया। आप बेशक अभी भी सोशल मीडिया पर मैंने एक शेख अब्दुल्ला की वो लास्ट स्पीच वो आप सुन लें, वो उसने कहा कि भाई हम कश्मीरियों को इसमें बिल्कुल इत्मीनान में नहीं लिया, बस कबायली के। और इनका जो बेसिकली ये होता है ना जिसके लिए जो कॉलोनीज़म था वहाँ पर पहले से, तो वही उस किस्म की जहन था कि उस पर कब्ज़ा किया जाए। और इनके बिहाइंड जो ये सीन ये समझते थे कि जैसे कि मजहबी तौर पर इसको इशू लिया गया, लोग मजहबी थे, उसमें 77% अगर मुसलमान है तो डेफिनेटली, तो उसको एक्सप्लॉइट करके तो, लेकिन लोगों को इत्मीनान में भी नहीं लिया गया। और वहाँ पर कश्मीरियों को ही जायदादें लूटी गई, कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हुई, उनकी असमत दरी की, उनके घर उनको जलाया गया, उनको मारा गया। यहाँ से फिर तब जाकर फिर वो जिसको आम ज़बान में वहाँ कहते हैं कि ये गदर पैदा हुआ। अच्छा, 47 का गदर पैदा हुआ। एक ये भी नज़रिया है कि अगर कबायली हमला करना ही था तो वो सियालकोट से करते और जम्मू के साथ जो एक सड़क आती है इंडी की, उसको अगर काट देती तो कश्मीर तो इनकी झोली में गिर जाता। तो आपके ख्याल में अगर करना ही था तो वहाँ से ना करते सियालकोट से टुवर्ड्स जम्मू? मैं तो समझता हूँ कि इनको बेसिकली जब वहाँ का हुक्मरान ने एक इनके साथ मुआहदा कर लिया तो उसके बाद कोई जवाब नहीं बनता था कि उस रियासत पर वो हमला करें। तो फिर ये जो महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ जो सो कॉल्ड एग्रीमेंट किया 26 अक्टूबर 47 को, वो कबायली हमले के रद्देअमल में किया। देखें, जब
इन्होंने हमला किया तो महाराजा इसके लिए तैयार ना, तो उसकी महाराजा की फौजों को जब शिकस्त मिली तो वो जब पीछे गए तो ज़ाहिर डेफिनेटली आप कोई भी है अगर जब किसी पर बाहर से कोई हमला करेगा, एक नॉर्मल अगर आप देखें तो डेफिनेटली उसने किसी न किसी से, हिंदुस्तान तो पहले इस ताक में था कि क्योंकि शेख अब्दुल्ला के नेहरू के साथ अच्छे ताल्लुक आते, दोस्ती थी, तो वो ये समझते थे कि, लेकिन उसके बाद जब महाराजा ने हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट की और उसमें आज दिन तक इवन दो कि उसके बेटे किरण सिंह ने भी पार्लियामेंट में, वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी उसने कहा कि भाई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं किया, वो जो साइन डॉक्यूमेंट हुआ वो फॉल्स है, उसका कोई एक्सेशन का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस वक्त ये इनकी कबायली जो बिल्कुल कश्मीर के पास पहुँचे, बारामूला पहुँच के मतलब श्रीनगर के में पास पहुँचने वाले थे, तो उसके बाद उसने हेल्प ली। और ये तारीख में किसी जगह को वो जो मुआहदा है उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, जिसको तारीखी एविडेंस कहेंगे, वो वाकई उसने एक्सेशन किया है। लेकिन उसका जो था कि मैं अपनी रियासत को अलहदा रखूँगा, इवन दो उसने वहाँ से उनको कानून में हिंदुस्तान के वो भी सारा वहाँ पर उसने अपना अलहदा प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन अच्छा, ये इसके बाद 27 को जो सो कॉल्ड आप कह रहे हैं मुआहदा, फिर कश्मीर में ये जंग शुरू होगी और फिर जो पहली रेजोल्यूशन आई 13 अगस्त 1948 को, उसमें कहते हैं जी तीनों ऑप्शंस का जिक्र है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंस का। क्या आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर बैनुल क़ौमी सतह पे आज भी जिंदा है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे अभी जो हल तलब मसाइल उनमें है, इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट है? अगर हिंदुस्तान इसको यूएन में ना लेके जाता तो मसला कश्मीर आलमी मसला ना बनता, क्या आप समझते हैं? देखिए उस वक्त क्योंकि यूनाइटेड नेशन में ये मसला बिल्कुल हिंदुस्तान लेकर गया और हिंदुस्तान ने वहाँ पर सीज़फायर करवाया, और मतलब वहाँ पर क्योंकि एक जैसे माहौल था उस वक्त का, तो यूनाइटेड नेशन में वो मसला जाने के बाद वहाँ पर एक करारदाद पास हुई, और वो बड़ी स्ट्रांग, वही पहली करारदाद है जिस पर इंटरनेशनल, और उसमें हिंदुस्तान ने कि उस वक्त के जो थे लीडर नेहरू था, उन्होंने भी बरमला ये स्टेटमेंट ने दी कि कश्मीर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है कि कोई इसको हड़प कर लेगा, ये एक कौम का मसला है और इसको हम इस्तवाब राय या उसको कल रेफरेंडम या कुछ भी करा के इनको लोगों से पूछ कर इसका फैसला होगा। लेकिन उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन बाद में इस मसले को देखना यह है कि वो तो एक मसला 47 में 48 में 13 अगस्त, लेकिन 1949 में पाकिस्तान ने, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, जैसे 22 अक्टूबर का इन्होंने हमला करके एक बड़ी गलती की, कश्मीरियों को उसमें बहुत ज़्यादा कत्ल वगारत हुई, नुकसान पहुँचाया, इस मसले को, रियासत को तोड़ा, टुकड़ों में आप इस वक्त टुकड़ों में है ना, 3 टुकड़े बना दिए। उसके बाद ये 49 में फिर उस मसले को दो तरफा एक नई करारदाद मूव करने, 5 जनवरी 1949 वाली। अच्छा, वो हालांकि कश्मीरियों को जो पहली करारदाद है 13 अगस्त 1948 की, इसको यौम हक खुद इरादियत के तौर पे बताना चाहिए, लेकिन ये 5 जनवरी की करारदाद है, इसको हाईलाइट क्यों? ये बेसिक में असल में तारीख को इंतहाई गलत वहाँ पर जो है ना वो पढ़ाया गया है और गलत किस्म की तारीख बताई गई। देखें, असल करारदाद वही है जो 13 अगस्त 1948 को जो पहली हुई है। ये बाद में इन्होंने जानबूझकर, जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान पाकिस्तान ना, उसने ये एप्लीकेशन डाली जो 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद है, जो कि कम्प्लीटली जो है वो उसमें कहा जाए कि ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ कश्मीरी हिलाक करें। अच्छा, ये भी आप कह रहे थे कि कायद-ए-आज़म जो है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी थे, उनकी स्टेटमेंट भी पाकिस्तान टाइम्स में मौजूद है। और ये जो 5 जनवरी 1949 की करारदाद है, बाज़ हल्के कहते हैं कि कायद-ए-आज़म की वफ़ात जो है वो 11 सितंबर 1948 हुई। कायद-ए-आज़म के ज़िंदा होते हुए जो करारदाद आई उसमें तीनों ऑप्शंस का जिक्र था, लेकिन कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिसी चेंज कर ली और ये 5 जनवरी की आई कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी ये कायद-ए-आज़म के इरशादात से डेविएशन थी। ऐसे ही जैसे मतलब ये बताया ना कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी भी जगह पर ये नहीं कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, जबकि ये उस पर तोपा गया। ये कोई मुझे रिकॉर्ड में बता दे, तारीख का कोई बता दे कि किस जगह पर उसने कहा। ये किसी जगह को किसी जगह को कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान क्या, बिल्कुल नहीं। ये तो सब लोग कहते हैं, बस यही तो बात है। तारीख आप जब गलत पढ़ाएंगे लोगों को तो कोई एविडेंस नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। अच्छा, इसके बाद ये रेजोल्यूशंस आ गई, फिर ये काफ़ी जो है वो वक्त गुजरता गया, मकबूजा कश्मीर में हुकूमतें बनती रहीं। इधर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए था और क्या इसने रोल किया?
देखिए, जब ये बनी तो उस वक्त जो उसका पहला एलामिया था उसमें तो वो क्लियर था कि ये इसलिए बनाई गई, ये बागी हुकूमत है और ये हुकूमत पूरी रियासत को जो है उसकी आज़ादी के लिए जो कोशिश करेगी, पूरी रियासत के लिए वो कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से फिर वही कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी ने और उनके कुछ जो लीडरान थे उन्होंने इसको गलत तरीके से उसको यूज़ किया और उनको स्लोली ऐसा किया कि फिर वो 49 में फिर उन्होंने सबसे बड़ा गिलगित बल्तिस्तान का जो इतना बड़ा 28,000 मरबा मील का इलाका था, ठीक है ना, वो रियासत का हिस्सा था। अगर पाकिस्तान उसमें चाहता हो, अगर मिसाल के तौर में मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये चाहता कि रियासत का मसला हल हो तो वो आज़ाद कश्मीर को ये 4,000 मरबा मील का वो छोटा सा एक टुकड़े को से अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर बनाने से क्यों नहीं गिलगित बल्तिस्तान को भी साथ मिलाकर एक बड़ी गवर्नमेंट बनाते? ये वैलिड पॉइंट है। तो ये बनाते क्यों नहीं? तो गिलगित बल्तिस्तान कैसे चला गया? क्या मुआहिदा हुआ था इसके लिए? उसके लिए इन्होंने मुआहिदा किया है, लेकिन मुआहिदे में वो भी डाउट है। वो इस वजह से तारीखी तौर पर कि जिस आदमी ने दस्तखत किए उसमें 2 बंदों ने दस्तखत किए आज़ाद कश्मीर से। एक है सरदार इब्राहिम खान, उस वक्त वो उसने दस्तखत और सदर थे, और उसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उस वक्त के सदर चौधरी गुलाम अब्बास, ये कहते हैं जी दोनों के दस हैं। सरदार इब्राहिम ने तो कई बार इस पर कहा जी कि मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए कि मेरे कहीं मतलब सेक्रेटरी हैं। मतलब ये कि ये इनका चौधरी गुलाम अब्बास का भी कहना था कि मेरा सिर्फ प्लेबिसाइड की हद तक मैं इस पे एग्रीड हूँ। अच्छा। उसने वो कोई अपना नोट लिखा, लेकिन बेसिकली ये है कि अगर ये रियासत उस वक्त भी अगर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को बनाकर, तो फिर भी हम बात हिंदुस्तान का जो वहाँ पर 27 अक्टूबर को जो उनकी फ़ौजें 26 अक्टूबर को आई, तो उसके ख़िलाफ़ वो एक इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी यूनाइटेड खुद लेकर गया था, वो इस्तवाब राय हो सकता था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और बड़ी बात जो ये है कि जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ कि जितनी भी लीडरशिप है जो वो पाकिस्तान की जो टॉप किसी, वो भी बेसिकली उन्होंने तारीख इसलिए गलत पढ़ाई है कि अगर आप उनकी करारदादों को देखें, आप पढ़ें बेसिक करारदादों को, जिसको मतलब है पूरी कौम को बताते हैं इस्तवाब राय है, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनकी जद्दोजहद करें, जब उन करारदादों में ये लिखा है। अब अगर 49 वाली भी ले लें तो उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान अपनी सारे अफवाज, सारी फोर्सेस पहले निकालेगा। पहले कौन निकालेगा? पाकिस्तान निकालेगा कंप्लीटली, ठीक है। और उसके पास हिंदुस्तान की 51% निकल जाएंगी, 49% हिंदुस्तान की वहाँ पर फोर्सेस रहेंगी जो उस वक्त वहाँ पर हैं। और उसके अलावा श्रीनगर की जो गवर्नमेंट होगी, जो श्रीनगर में जो बैठा होगा, ठीक है, वो उसके ज़ेरे इत्माम ये रेफरेंडम कराएंगे। तो यानी आप समझते हैं कि जो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ट्रिक करे और कहे जी ठीक है मैं यूएन रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करें, तो अगर वो ये कह दे तो ये पाकिस्तान के लिए खुद मुसीबत बन जाएगी। पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, किया ही नहीं इसने किया ही नहीं आज दिन तक। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी सारी फौज बाहर निकालना पड़ेगा। ऑफकोर्स साइन किए हुए हैं इसने एक एग्रीमेंट, लेकिन ये अपनी कौम को बताते नहीं, झूठ बोलते हैं ना, ये बताते नहीं है ये सारी चीज़ें, तो लोग भी पढ़ते नहीं है। लोग जस्ट वो उसके जस्ट जो सिंगल नारा होता है ना एक, उस पर जिसको ये आम हरूफ आम कहता है, ये बयानिया वो एक बना लेते हैं, जैसे इलाके पाकिस्तान का इन्होंने बनाया जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या मतलब जी शाहराग, ये सारे बयानिया बनाएंगे ना, जबकि इसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं। मसला जब चलता रहा, फिर जब कश्मीरी को कोई ऐसा नहीं कुछ हल मिला, रायशुमारी की बात भी, फिर जब 1964 में 1964 में जब आज़ाद कश्मीर में पहली मुंतखब हुकूमत बनी, कैच खुर्शीद जो कायद-ए-आज़म के सेक्रेटरी थे, सदर बने, उन्होंने एक नया नज़रिया दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी बात करता है लेकिन दुनिया बात नहीं सुनती, तो बेहतर है कि जैसे फ़लस्तीनी अपनी बात खुद करते हैं, कश्मीरी खुद अपनी बात करें, इनको मौका दिया जाए और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। आप क्या समझते हैं, ये नज़रिया कैसा था? बिल्कुल राइट पॉइंट था। कैच खुर्शीद एक मंजे हुए सियासतदान थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया उसके वो पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। वो बेहतरीन उनका ये सोच थी कि उस वक़्त ये बेहतरीन एक इस मसले का हल है, और हल यही था। और आज भी अगर पाकिस्तान चाहता तो इस वक्त भी, वो तो 64 की आप बात करें, मैं 2024 में भी कहता हूँ, अगर आज भी पाकिस्तान उस नज़रिए को एक्सेप्ट कर ले, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर जो इनके पास हैं, इनको एक्सेप्ट करे एज ए रियासत, उनकी लीडरशिप को,
और उसका सफारत खाना पहला इस्लामाबाद में खोले और कश्मीरियों को खुद बात करने के लिए बात देखो ना, मसला जब हमारा है, ठीक है ना, जिसका मसला है वो जब बात करे। आप रहते हैं, मुझे डॉक्टर साहब 25 साल हो गए फिनलैंड में रहते हैं, वो मैं यूरोप में यहाँ पर JKLF के मुख्तलिफ उहदों पर मुख्तलिफ काम करते रहे, तो वहाँ पर हम यूनाइटेड नेशन में भी, कई ह्यूमन राइट कमीशन में भी जाते हैं लोगों के साथ, जहाँ भी हम गए, यूरोपियन यूनियन में भी जहाँ भी हम जाते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमारी बात को तस्लीम भी करते हैं कि ये बेहतरीन हल है। कि हम उनको कहते हैं कि ये 47 में 2 मुल्क बने तो हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया गया, अगर ये दोनों मुल्क बाइज़्ज़त तरीके से अपनी फ़ौज निकाल रहे हैं तो हमें एक आज़ाद, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे, कौन फैसला कर लेगी कि हमने क्या करना है। लेकिन वो आपका नज़रिया, आपकी बात तो बड़ी खूबसूरत है कि कश्मीरी अपनी बात खुद करें UN में, दुनिया बात सुनेगी कि कश्मीरी खुद फ्रीक है बजाय कि पाकिस्तान बात करे। लेकिन इस नज़रिए को जो तमाम आज़ाद कश्मीर की या कश्मीरी जमातें हैं वो खुद क्यों सपोर्ट नहीं करती? असल बेसिक में सपोर्ट सब करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो पीछे से बाहर से ब्यूरोक्रेटिक, जब आपने वहाँ पर अपने अदारे, जो आपकी एजेंसीज, आपके मतलब वहाँ पर वो उन लोगों को मजबूर करके उन पर वो अपने ताकत या उसके बेल बोझ पर जो है ना उनको, और कुछ लोगों को ज़ाहिर देखें, ये दुनिया की जब भी तारीख पढ़ेंगे, हर मुल्क, हर तारीख में आपको ये मिलेगा कि ये नहीं हो सकता कि 100% लोग जो है ना वो एक ही सोच के हों। उसमें गद्दार भी उन्हीं को गद्दार कहते हैं ना, कि वो लोग मतलब मीर जाफ़र, मीर सादत, वो दूसरों के साथ मिलते हैं। ये कोई भी तारीख, आप इस्लाम की तारीख पढ़ लें, आप वैसे कोई दुनिया की तारीख पढ़ें, उसमें कुछ लोगों को ख़रीदा जाता है और उनको पपड़ के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ऐसा हुआ और यही तरीक़ाकार भारतीय मकबूजा कश्मीर में भी किया गया। हिंदुस्तान ने भी उसी तरीके से किया कि जब आप किसी को कब्जा रखना चाहते हैं तो आप उनमें से कुछ लोगों को पिक करते हैं और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको सोर्सेज देते हैं। यही क्या हुआ। अब कश्मीर की जो जदोजहद आज़ादी मुख्तलिफ अदवार में आगे बढ़ती रही और इसमें एक बहुत बड़ा नाम जो है वो शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट शहीद का है। मकबूल भट्ट साहब की शख्सियत और उनकी जदोजहद के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आज के नौजवान उनकी उस स्ट्रगल से मुतासर है? बिल्कुल मुतासर है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट जेल में थे 84 में, जब उनको 11 फरवरी 1984 को जब उनको फांसी दी गई, जिस तरीके से उनको फांसी दी गई, तो वो उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में एक वलवला पैदा हुआ और हर घर से मकबूल भट्ट निकला और लोगों ने साबित किया कि वही रास्ता। उसके बाद फिर 88 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की क़यादत ने, उस वक्त क्योंकि जब मकबूल भट्ट जेल में थे तो लिबरेशन फ्रंट के कायद जनाब अमानुल्लाह खान साहब, वो बरतानिया में थे, उन पर वो केसेस आए, फिर बरतानिया बदर हुए, एक लंबी एक तफसील जा रहा है, कितना आपके पास भी टाइम नहीं होगा वो सारी तफसील बता दूँ। लेकिन मकबूल भट्ट को, हालांकि देखें उस वक्त, अगर आप देखें कि जो उस वक्त की हुकूमतें थी, हिंदुस्तान ने मकबूल भट्ट को सज़ाए मौत देने के बाद उसके जस्द खाकी कहाँ रखा? उसी तहाड़ जेल में, क्योंकि हिंदुस्तान को ये खौफ था कि अगर उसको फैमिली को अगर दे दिया गया, उसके भाई गुलाम नबी लेने भी गए, उसको श्रीनगर से जाने नहीं दिया गया, उसको वकला को नहीं मिलने दिया, इवन को कोई चीज़ नहीं दी गई, आज भी उसका जस्द खाकी रिमांड जो है तहाड़ जेल में उसी काल कोठरी में है। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों ने, कायदे तारीक अमानुल्लाह खान ने, उसके साथियों ने एक भरपूर जद्दोजहद की और उसके बाद फिर 88 में उसका ये हुआ कि एक दोबारा अंदर आगाज स्ट्रगल शुरू हुई। किसकी? वो आर्म स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। वो जो स्ट्रगल शुरू हुई 88 से, वो JKLF के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो बानी और चेयरमैन थे अमानुल्लाह खान, ये अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करी, ये उनकी क़यादत में सारा काफ़िला चला। सारा काफ़िला उनकी क़यादत में चला। देखें पहले जब JKLF 97 में बन गया बरतानिया में, इससे पहले माजरा शुमारी थी। शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट मास के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उस पर के बाद नेशनल लिबरेशन फ्रंट बना, शहीद कश्मीर उसमें भी रहे थे, अमान साहब भी उनके साथ थे, करीबी साथी थे। लेकिन उसके बाद जब 77 में अमान साहब बरतानिया चले गए, वहाँ भी उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने कई इंटरनेशनल फोरम पर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंसें की, बल्कि मुजाहरे किए, यूनाइटेड नेशन में वो गए और उनकी आज़ादी के लिए वो चाहते थे कि शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट को फांसी ना हो। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बगैर किसी सोचे एक ऐसे मसले पर उन्होंने उसको फांसी दे दी। लेकिन मकबूल, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अमानुल्लाह खान ने फिर इस तहरीक को दोबारा उसी पैटर्न पर, जो मकबूल भट्ट का नज़रिया था, उसी पैटर्न पर इसको आगे बढ़ाया
और नहीं ज़ाहिर है अपने दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए काम किया हर सतह पे। इससे अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब कश्मीरी एक हद तक 65 की जो जंग थी, वो कहते हैं जी ऑपरेशन जो प्लाट था कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, उसमें आज़ादी कश्मीरी को नहीं मिल सकी। 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। पाकिस्तान के दो लख्त होने के बाद शेख अब्दुल्ला तब तक मुज़ाहमत करते, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान अपना दिफा नहीं कर सका, हमें कैसे आज़ाद कराएगा। शेख अब्दुल्ला ने इत्तेहाद कर लिया इंदिरा गांधी से। लेकिन उसी 1971 से पहले एक हाईजैकिंग हुई, हाशिम और अशरफ ऋषि गंगा लेके लाहौर आए जहाज़, इसको तबाह कर दिया गया। फिर 1976 में सईद अब्दुल हमीद दीवानी अपने साथियों के साथ लेके आए। इन हाईजैकिंग्स ने मसले कश्मीर को नुकसान पहुँचाया या फ़ायदा दिया? देखिए उस वक्त जिस वक्त इन्होंने हाईजैकिंग की, उस वक्त क्योंकि एक मसला जो इन्होंने भी एक लैला खालिद और दूसरे जो फ़लस्तीन में या उधर जो वाक़यात हुए तो उनको एक्सप्रेशन दिया कि इस तरीके से हम मसला कश्मीर को दुनिया में मुतारफ़ कराएंगे। ज़ाहिर ये उस वक्त ये तरीके थे कि अपने मसले को किस तरीके से दुनिया में, क्योंकि मसला कश्मीर को स्लोली हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जो है ना वो ख़त्म करना चाहते थे। और उसमें सबसे बड़ा उनका फैक्टर ये हुआ कि इन्होंने 73 में जो 1971 की जो वार हुई, वार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में एक शिमला मुआहदा कर लिया। और शिमला मुआहदे में इन्होंने मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम से लेकर इन्होंने अलकाई बना लिया और दुनिया को बताया कि हमने आपस में मुताहिदा करें कि कश्मीर को भी उसमें हम आपस में दोनों बायलैटरल हल करेंगे। आपकी बात ठीक है, इसमें बहुत हल्के तनकीद करते हैं कि जी मसला कश्मीर बायलैटरल बन गया शिमला में। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये भी देखें कि शिमला में भुट्टो पे बहुत प्रेशर था, जंगी कैदी थे वहाँ पे, पाकिस्तान डिफीटेड था। इंदिरा गांधी की पूरी कोशिश थी कि कश्मीर के मसले को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इस सारे प्रेशर के बावजूद एक शिकस्त खुर्दा मुल्क का वज़ीर आज़म मुज़ाकरात कर रहा है, तो क्या ये उसकी कामयाबी नहीं थी कि एटलीस्ट उसने मसला कश्मीर को अनसॉल्व्ड रहने दिया, बजाय इसके कि इंदिरा तो चाहती थी ये ख़त्म हो जाए, डेडलॉक हो गया। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने जो किया ये कश्मीरियों के साथ ज्यादती की है। मैं ये समझता हूँ कि मसला कश्मीर जो था खत्म हो जाए। नहीं, इंदिरा के कहने से या पाकिस्तान के कहने से ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता था जब आपने कश्मीरियों को उसमें एतमाद में नहीं लिया। और कश्मीरी अभी तक कश्मीरियों का जो फैसला आपने खुद एक इंटरनेशनल फोरम पर आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो फिर आज किस मुंह के साथ ये दावा करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं? इंटरनेशनल फोरम की बात की, ये हम अब गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में एनालिसिस करते हैं सब चीज़ों का कि मसला कश्मीर के जो फरीक हैं इसमें पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अक़वाम मुत्तहिदा है और ख़ुद कश्मीरी है। तो हम एक एक पे थोड़ा आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हिंदुस्तान है, वो कश्मीर का ज़्यादा हिस्सा उसके पास है। हिंदुस्तान के रोल के बारे में आप बताइए कि वो एक तरफ वो यूएन में खुद लेके गया रेजोल्यूशन और वो यूएन रेजोल्यूशन को खुद तस्लीम नहीं करता, उसने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स अपने इलाके से ख़त्म कर दिए। क्या देखते हैं इसमें? यह कि हिंदुस्तान की हटदर्मी रही है और हिंदुस्तान पहले दिन से शुरू दिन से जो मसला कश्मीर पर जो है ना वो हमारे इस हक़ को तस्लीम नहीं करता। ये एक तो सबसे बड़ा उसका यह है कि वो ऐसे जम्मू कश्मीर के लोगों का ये जो हक़ है ना आज़ादी का, उसको वो तस्लीम नहीं करता है। वो उसको शुरू दिन से वो कहता है कि ये हिंदुस्तान का अटूट अंग है, कि उसका हिस्सा है, जबकि आइनी, कानूनी, अखलाकी किसी तौर पर भी वो उसका, अभी ये 2019 में जाकर उन्होंने वो 370 ख़त्म करके, नहीं इससे पहले वो रियासत की एक लादासियत थी, खुद वो इंटरनेशनल लेवल पर इस मसले को लेकर गया और ये एक मसला इंटरनेशनली रिकग्नाइज मसला था कि एक कौम का मसला है और इस मसले का हल वहाँ के रहने वाले लोगों की मंशा। और ये हिंदुस्तान ने कई फॉर्म पर ज़ाते खुद इसको कहा भी है कि भाई। लेकिन अब जो उन्होंने किया 2019 का आप कह रहे हैं, अब उनकी पार्लियामेंट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, तो इसका मतलब कि क्या वो उनकी लीगल पोजीशन इस पर बेहतर हो गई है? नहीं, हम समझते हैं 2019 में हमारी जो पोजीशन है, हम समझते हैं 2019 में हिंदुस्तान के पास वो जो प्ली ले रहा था ना पहले, जो उसने आइन में रखा हुआ था कि महाराजा ने हमारे साथ इलाक़ किया है, वो उसने खुद एग्रीमेंट तोड़ दिया। जब एग्रीमेंट तोड़ दिया तो हम ये समझते हैं कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो 15 अगस्त 1947 की पोजीशन पर आ गया आइनी तौर पर। अच्छा, कानूनी तौर पर ये मसला है। दूसरा आ गया अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, कई मामला इन्होंने सॉल्व भी कराए, इस तैमूर का मसला भी हल हुआ है, सूडान का भी, और कई ऐसे मसला है। कश्मीर सबसे पुराना मसला है अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे, इवन फ़लस्तीन के मसले से भी पहले। ये इसमें क्यों हल नहीं हो सका? आलमी हुकूमत, आलमी रायमा की क्यों दिलचस्पी नहीं है मसला कश्मीर? देखें,
उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे कोई शक मतलब नहीं है कि ये 1947 में यूनाइटेड नेशन बनी और 47 में ये मसला पैदा हो गया कश्मीर का। ये पुराना मसला है और इसी तरीके से बाद में गिलगित दूसरा जो फ़लस्तीन का मसला है वो भी, दोनों ये पुराने मसले हैं, दोनों हाल तरफ नहीं है। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो ये कि गो के अगर दुनिया ये देखती रही है कि उनको शायद कश्मीर की जो उस वक़्त सिचुएशन का सही तरीके से इल्म नहीं था, उस तरीके से जिस तरीके के बाकी लोगों को उन्होंने हेल्प की है कि अगर अमेरिका या बड़े जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जो डिसीजन मेकर हैं इस वक्त भी, आज भी वो बनाते हैं देखने, तो उनकी शायद उतनी इंटरेस्ट नहीं थी कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से ये मसला। और दूसरी तरफ ये है कि ये मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को वो अपने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे। उस वक्त दो बड़े ब्लाक थे, एक हिंदुस्तान रशिया ब्लाक में था, आपको पता है, और पाकिस्तान शुरू से अमेरिकन ब्लाक में रहा। तो उस वजह से दुनिया की दिलचस्पी नहीं थी, एक दिलचस्पी नहीं है। और दूसरा ये है कि वो, क्योंकि ये एक ऐसा खिता था बरे सगीर का, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अगर ये मसला कश्मीर की वजह से ये दोनों मुल्क आपस में न लड़ते, और इस खिते के अंदर जितने बाकी मुल्क आप देखें, चाइना कहाँ पहुँच गया, अगर ये लोग अपने लोगों के लिए काम करते तो ये आज यूरोप और अमेरिका से बेहतर पोजीशन में इकानमी के तौर पर होता। अच्छा, तीसरा फैक्टर आ गया इसमें, पाकिस्तान जो फ्रीक है, पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी तो कश्मीर के साथ बड़ी मोहब्बत है, दिलचस्पी है, वो तो सारा करते हैं, और कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम तो एक ही मैं समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, सियासी हुकूमतें, गवर्नमेंट्स आई हैं, उनका मसला कश्मीर के हवाले से क्या रवैया रहा है? देखें, जैसे आपने पहले कहा कि पहले मैं तो शुक्रिया है कि पाकिस्तानी अवाम, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम मसला कश्मीर के या कश्मीरियों के साथ, बल्कि बहुत से पाकिस्तानी अवाम तो कहते हैं अगर इंडिपेंडेंट कश्मीर भी बनता है तो बन जाए, उनको वो बिल्कुल हमायत करते हैं, वो बिल्कुल उनके साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो उनकी वहाँ पर हुकूमतें हैं, जो बरसर इक़्तिदार लोग रहे हैं, और उनमें भी बेसिकली ये मसला सिविल लोगों के पास इतना रहे ही नहीं है। ये मसला बेसिकली ज़्यादातर इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इनकी आर्मी है, वो डायरेक्टली इस सारे मसले को वो चलाती रही है, जबकि आगे सामने जो है ना वो सिविल लोगों को उन्होंने रखा। इवन अगर आपको याद हो, जब 11 फरवरी 1992 को कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान ने लिबरेशन फ्रंट ने सीज़फायर लाइन का तोड़ने का ऐलान किया, हम नहते थी वहाँ पर, बड़ी दुनिया में उसको बड़ी पज़ीराई मिली और लोगों ने समझा कि भाई कश्मीरी मसला क्या है। तो उस वक़्त भी पाकिस्तान ने किस तरीके से इस वहाँ पर अपने हमारे लोगों पर फायरिंग करवाई और वहाँ पर लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर एक मसले को दफन किया। ठीक है, आपका क्रिटिक हो सकता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान, और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं कि पाकिस्तान ये बात। लेकिन आप दूसरा पहलू भी देखिए कि जो इवन जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की तहरीक है, इसमें जितने भी मराहल आए हैं, अमानुल्लाह साहब बेल्जियम में भी अरेस्ट हुए, उसके अलावा जो पाकिस्तान में फ्रीली JKLF बाकी तंजीमें काम करती रही, और ये भी एक नज़रिया कि अगर पाकिस्तान की जो इदारे हैं, अगर वो इस इंडिपेंडेंट कश्मीर की तहरीक को या इन लोगों को सपोर्ट ना करते तो ये भी नहीं जा सकते। क्या उनकी मदद के बगैर ये काम हुआ है? देखें, उनकी अगर मदद थी तो फिर उन्होंने ये क्यों किया कि जब कश्मीरियों को आज़ादी मिल रही थी, कश्मीर आज़ाद हो रहा था 1988-90 में, तो कम्प्लीटली दुनिया भी मान रही थी और अमेरिकन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, ब्रिटिश भी इन्वॉल्व हो गए, यूरोपियन भी इन्वॉल्व हुए कि इस मसले का हल निकालें, नहीं तो ये न्यूक्लियर पावर हो गई हैं और यहाँ पर बड़ी जंग हो सकती है। लेकिन उसमें देखें कि इन्होंने अगर ये थी, लेकिन उसके बाद उसी लिबरेशन फ्रंट को, जिस लिबरेशन फ्रंट के वो खुद मुख्तार कश्मीर और बाकी सारी चीज़ के हालात अगर वो सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर उस लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ मतलब छोटी छोटी टोटियाँ बनाकर उसी लिबरेशन फ्रंट के उन लोगों को किसने मरवाया? नहीं, लेकिन इसमें आप जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की तंजीमें, लिबरेशन फ्रंट है, NLF है, माजरा शुमारी है या दूसरी जमातें हैं, क्या आप इनको मुर्ज़े इल्ज़ाम नहीं ठहराते कि जो लोग जो समझते हैं कि जी कश्मीर एक अलग रियासत होनी चाहिए, उन्होंने खुद उनमें खुद इत्तेहाद नहीं, उन्होंने छोटी छोटी जमातें बनाई हैं, वो क्यों आपस में मिल के जदोजहद इकट्ठे होकर करते हैं? लेकिन वो सारे इस मसले पर सारे इकट्ठे हैं, ठीक है, पार्टियां होती हैं इसमें, क्योंकि पार्टियां आपस में इख्तलाफात नहीं, नजरिए पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, खुद मुख्तार कश्मीर पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, उनके तरीक़ेकार पर मुख्तलिफ लोगों को हो सकता है, वो तो एक फैमिली में भी, एक घर में भी तो इख्तलाफ हो सकता है। आप अगर इसको JKLF को देखें, JKLF ने ठीक है 88, 89, 92 तक अरूज में गई, लेकिन इसके बाद JKLF खुद जो है वो तकसीम का शिकार होती रही। एक वक्त आया कि यासीन मलिक साहब अलग ग्रुप में थे, अमानुल्लाह साहब अलग ग्रुप में थे, फ़ारूक हैदर साहब अलग थे, डॉक्टर फ़ारूक अलग, तो अभी भी ये तकसीम का शिकार है। तो जो लोग चाहते हैं कि जी हम आज़ादी के लिए काम करें,
अगर वो एक तंजीमी ढांचे में इकट्ठे मिलकर काम ही नहीं कर सकते तो वो दूसरों को कैसे ब्लेम करें? अरे उसमें भी अगर देखें तो जब भी लिबरेशन फ्रंट टूटा तो इसके पीछे अगर पूरी आप खुद रिसर्च कर लें, डॉक्टर साहब खुद रिसर्च करें, तो आपको उसमें ये पूरा फैक्टर मिलेगा कि उसमें भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एजेंसियों ने इस पर काम करके अंदर लोगों को तोड़ा, मुख्तलिफ लोगों को उसको बेसिकली इन्होंने लिबरेशन फ्रंट को तोड़ा। और बुनियादी वजह यही थी कि लिबरेशन फ्रंट एक मजबूत अगर पार्टी जो है, लेकिन नज़रिए को ये नहीं तोड़ सके लोगों, नज़रिया जो फैलता गया हर दौर में फैला, लेकिन इन्होंने पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी को तोड़ा, लेकिन इसमें दोनों मुल्कों की एजेंसियों का अहम रोल है। आप ब्लेम करते हैं, आप इंडिया को करते हैं जी वो हमारे हक खुदरती को तस्लीम ही नहीं करता, पाकिस्तान ने हमारी उस तरह से सपोर्ट नहीं की जिस तरह करनी चाहिए, आलमी इदारा जो UN है वो इसमें नहीं करता। खुद कश्मीरियों को एज ए होल, तमाम कश्मीरियों को जो आर और पार दोनों रहते हैं, तमाम जमातों को, कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो हुर्रियत लीडर, इन सब को कितना ज़िम्मेदार समझते हैं कश्मीर के आज़ाद ना होने? देखिए इसमें कश्मीरी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार कश्मीरी इसी तरह बरी नहीं हो सकते कि कश्मीरी ज़िम्मेदार हैं। जो भी लीडरशिप जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए, जिन्होंने वहाँ पर वजीफ़े लेने के, जिसमें मकबूल भट्ट कहता था ये प्लाटों, वजीफ़ों और परमिटों के चक्कर में इन्होंने जो वहाँ से लोग आए थे यहाँ पर आकर इन्होंने इस्लामाबाद में, या आज भी हैं हुर्रियत के लोग, आज भी मतलब वो डॉक्टर डिग्रियों और मतलब वजीफ़ों और उन पैसों की खातिर जो है ना उन्होंने कश्मीर को बेचा है, इसमें कोई शक नहीं, कश्मीरी इसमें बराबर के शरीक हैं। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें महसूस ऐसे होता है जैसे हिंदुस्तान ने वहाँ पे तब्दीलियाँ कर दी हैं और वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो एक जदोजहद आज़ादी थी वो उस तरह से अब नज़र नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि जो तहरीक आज़ादी है ये सुस्त रवि का शिकार हो गया? इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए हालात जो हैं, तारीख सुस्त नहीं हुई है, लेकिन ज़रा एक जबर है। और भारतीय मकबूजा कश्मीर में जब ये अगस्त 2019 में जिस तरीके से वहाँ पर, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर प्रेशर, फौजी जुल्म और जबर, जिस तरीके से वहाँ पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसमें लोगों ने, क्योंकि इतने लोगों की शातें, और फिर उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बैकडोर आपस में इनका गठ, जो जिस तरीके से आप करंटली देख लें पीछे जो इनके चीफ से उसने मतलब कहा जी कि हम तो बैकडोर, ये आपस में रिश्ते बढ़ाते रहे, अमेरिकन भी इसमें इन्वॉल्व नज़र आए और इन्होंने आपस में चाहे कि ठीक है कश्मीरियों को छोड़ें जी आज, तो लिहाजा डेफिनेटली ये कश्मीरियों को दुख हुआ। वहाँ पर इतने लोगों ने, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी, असमतें जली, वहाँ पर कितनी ऐसी कब्रें हैं 10-10 हज़ार के, वहाँ पर असमत दरी किस तरीके से लोगों के कारोबार जले, हर चीज़ तबाह बर्बाद हुई, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी जो है वो सर्द नहीं हुआ। वो आज भी अगर हिंदुस्तान अपना जबर ख़त्म करे और वहाँ पर आज भी कश्मीरियों को ये कहे कि आप क्या चाहते हैं, तो आज भी कश्मीरी यही चाहेंगे कि हम आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। यानी आप समझते हैं कि हालात जिस तरह से भी हों, कश्मीरी जहाँ भी हैं दुनिया भर में या कश्मीर के किसी भी हिस्से में, उनके दिल में अपने खित्ते की आज़ादी की तड़प रहेगी, ख्वाहिश रहेगी, बिल्कुल, खाए वो एक्टिव हो, खाए वो अंदर हो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल रहेगी। ये देखें ना, आप देखें मकबूल भट्ट शहीद को फांसी देते वक्त उनका ख्याल था कि शायद ये तारीख दम तोड़ जाएगी, ठीक है, तो यही होता है ना, उसकी डेड बॉडी को आज ने एक रिमांड ना वापस देना, लेकिन मकबूल भट्ट की मकबूलियत आप देख लें कि हर घर में मकबूल भट्ट है। यानी जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है रियासत जम्मू कश्मीर की मुनकसम, आप समझते हैं कि ये कोई हल नहीं है और कश्मीरी जो हैं वो हमेशा, अब जैसे आपकी जनरेशन है, आप बहुत बाद में पैदा हुए तकसीम के बाद, तो आज की जनरेशन जो है क्या वो भी इस चीज़ को लेके आगे जाएगी? बिल्कुल ऐसे लगते हैं। वो अब तो ये है कि एक वक्त ये भी हमने अपने आंखों से देखा कि हमारी कायदीन ने भी, कायद तारीख ने भी उस वक्त ये इलाक वाक दूसरों के लिए कि ठीक है जी हम सबको आके खुद दिए, दूसरा तीसरा। अब तो आज की जो नई जनरेशन है वो आज ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि भाई कि इन दोनों मुल्कों को अपनी फ़ौजें यहाँ से निकालें और हमारे मुल्क से कब्ज़ा ख़त्म करें। आज वो तो लीगली तारीख पढ़ते हैं सर। भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के लीडर जो जेलों में, यासीन मलिक साहब तिहाड़ जेल में हैं, शबीर शाह है, बाकी लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी रायनामा या पाकिस्तान की जो सफारती जदोजहद है वो इतनी मौसर नहीं है उनकी रिहाई के लिए? उनकी राय के लिए यहाँ पर देखें, सफारती जदोजहद तो यहाँ होगी जिस तरीके से हिंदुस्तान ने, यासीन मलिक आपने जिक्र किया, यासीन मलिक के साथ इस वक्त हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि यासीन मलिक
एक तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का वो वाहिद इस वक्त जो अब परमानेंट लीडर है, जिसको जो जम्मू में भी है, जो श्रीनगर में भी है, जो लद्दाख में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में जो दियास्पोरा में कश्मीरी फैले हुए हैं, उनमें यासीन मलिक का एक मकाम है, उसकी पार्टी है, उसका एक मकाम है। यासीन मलिक के साथ धोखा किया हिंदुस्तान ने और उसको आज जिस तरीके से पहुँचाया, ये हिंदुस्तान ने उस वक्त जब सीज़ फायर उसे करवाया, जब वो जेल में था, तो उस वक्त उससे वादा किया गया कि हम आपको पॉलिटिकल स्पेस देंगे। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ पर हुकूमतें चेंज होती रही, उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस पहले उसे दी और उसके बाद उसको आज जिस तरीके से रखा हुआ है, और मैं आज भी समझता हूँ हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी भी ये समझती है, जिसकी वजह से उसने उस वक्त सीज़ फायर किया, और दुनिया भी अब समझती है कि रियासत जम्मू कश्मीर में यासीन मलिक एक अहम रोल अदा कर सकता है इस वक्त भी, और वो रोल जो हिंदुस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है और कश्मीरियों के लिए भी। तो उसको इस तरीके से तिहाड़ जेल में रखना और उसके साथ जाती, जिसके देखें मनमोहन सिंह किसका प्राइम मिनिस्टर था, हिंदुस्तान का, वाजपेयी के साथ उसकी मीटिंग्स, मनमोहन सिंह के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, ये करंट इमरान खान रहा है, इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ के साथ, उसने हर मुशर्रफ के साथ, उसके अलावा उसके अमेरिकन के साथ, थिंक टैंक यूके में, यूरोपियन, हर जगह पर। और उसको उस वक्त उसने सीज़ फायर इसलिए किया था, ठीक है कि हम गन छोड़ते हैं, हमें सिविल दिया जाए, हम उसके अलावा हमें आज़ादी दी जाए, और उसकी आज़ादी को एक्सेप्ट किया हिंदुस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर हो उसमें। और आज उस पर उस वक्त वो मुकदमा जो उससे पहले हैं, बाद में लगाते हुए, उससे पहले वाले मुकदमात में उसको आज डालकर और उसको अपनी अदालतों से या जिस तरीके से वो उसके ख़िलाफ़ केस करके आज उसको तिहाड़ जेल में, ये मकबूल भट्ट के साथ भी किया गया, आज यासीन के साथ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ और हमारी जो पार्टी है वो समझती है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है और दुनिया भी गलती कर रहा है। अगर यासीन को किसी किस्म का नुकसान हुआ तो ये समझें कि पूरी तहरीक को नहीं, ये पूरे खित्ते में एक बड़ी, ये आपकी नज़रिया हो सकता है कि मकबूल भट्ट साहब की शहादत से पहले मसला कश्मीर इतना जो है वो फैला हुआ नहीं था। मकबूल भट्ट की शहादत ने कश्मीरी नौजवानों में जज्बा उभार दिया। तो आप समझते हैं कि अगर यासीन को कोई नुकसान पहुंचा तो इसका भी जो है वो रद्द अमल आएगा। आपने मसला कश्मीर के हवाले से तकरीबन तमाम पहलुओं पे गुफ्तगू की है, कुछ ऐसी बात रह गई हो जो हम जिस पे बात ना कर चुके हों, तो उस हवाले से भी आप मैं यहाँ ये कहूँगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, जो लोग कहते हैं जिनका मतलब जो इलाक़े के लिए बात करते हैं या उधर, उन लोगों के लिए ये है कि कश्मीर का कल्चर, मज़हब, उनकी सकाफ़त, उनका भाईचारा, ये दुनिया भर में जो है ना वो कम्प्लीटली हिंदुस्तान और पाकिस्तान है बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नई गवर्नमेंट है, जिस तरीके से रजीम मोदी रिजाम है, वह हुंदवाता, वहाँ पर दूसरे कल्चर के लिए कितनी मुश्किलात हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों, उनके लिए। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है कि वहाँ भी सूबाई, अलाक़ियत, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत मसाइल हैं। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की जिसकी 500-600 साल तारीख़ है, और उस तारीख़ में देखें वहाँ पर बुद्ध रहते रहे, वहाँ पर जितने पंडित थे, कश्मीरियों का, मुसलमानों का और पंडितों की थोड़ी आबादी होने के बाद उनके अपने बहुत अच्छे आपस में मरासम थे, दोस्तियाँ थीं। देखें ये कृष्ण चंद्र सिंह है, उसके बाद ये भीम सिंह है, वो जितने भी सारे ये मीरपुर से जितने गए वो पंडित वो बताते खुद कहते हैं उनका आपस का ये जो भाईचारा है, रियासत जम्मू कश्मीर का जो अपना कल्चर है, जो उनकी अपनी सकाफ़त है, ये दुनिया में एक बड़ी आला सकाफ़त है। क्या आप ये नहीं समझते कि अभी लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा मसला कश्मीर के वाले, क्या आप समझते कि मसला कश्मीर के मुस्तकिल हल के लिए ऐसा हल ही हो सकता है कि जो कश्मीरियों के अलावा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना, क्योंकि चाइना भी एक साथ है, जब तक ये चारों मुत्तफिक नहीं होंगे कोई ऐसा हल नहीं हो सकता? क्या आप समझते हैं? ऐसा ही है? हाँ, हल तो इसमें बिल्कुल ऐसा है कि इन चारों के लिए हल नहीं है। जो जंग दुनिया में कोई हल नहीं है, इतना दुनिया में कोई हल नहीं हो सका। और दूसरा ये है कि ताकत के बल बूते पर किसी कौम को गुलाम भी नहीं रखा जा सकता। ऐसे तो मुल्क ही ना बनते ना। तो अगर ये कोई समझे कि नहीं जी हम कश्मीरियों को ये हो गया, मसला ख़त्म हो गया, तो ये बात उनकी भूल है। वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये मसला रहेगा जब तक ये मसला, ये भी है कुछ लोगों का जी तकसीम कर लें उधर हम जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान, तकसीम उन्होंने किया हुआ है कितने से, आप देखें ना 47 से लेकर अब तक तकसीम ही है, 75, 76 हो रहे हैं, दो मुख्तलिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद ये उनके लिए भी अमन नहीं है, रियासत के लोग भी उसमें मर रहे हैं,
और दुनिया भी इसमें परेशान है कि ये हम समझते हैं कि किसी वक्त भी, दुनिया को हम बताते हैं ये किसी वक्त भी अगर ये मसला हल ना हुआ तो अगर और कुछ वजह हुई ना हुई, इस वजह की वजह से भी वहाँ पर एटमी जंग हो सकती है। तीनों मुल्क हैं, चाइना है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, सबके पास एटम है। अगर एटमी जंग हुई तो उसमें सिर्फ कश्मीरी नहीं मरेगा, ये बात वाले हिंदुस्तानी भी मरेगा, पाकिस्तानी भी मरेगा, पूरा खिता मरेगा। फिर दुनिया जाएगी वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए और फिर कहेंगी और उसके बाद देख लें। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इसका बेहतरीन और पुरअमन हाल है, ना इसमें माइग्रेशन होगी, कुछ भी नहीं है, और इसमें ईगो का भी कोई मसला नहीं है। ना हिंदुस्तान को भी ये हो सकता है ना, हिंदुस्तान ये समझता है ठीक है जी, अगर मैंने कश्मीरी को दिया तो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे तो पाकिस्तान एक बार शायद मेरे लिए खतरा बनेगा। तो हम कहते हैं कि वो मसला भी हल हो जाएगा कि हिंदुस्तान को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर एक बफर स्टेट बन जाए एग्जैक्टली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के दरमियान, Exactly. और मतलब ये कि ना इसमें किसी की फतह हो, ना किसी की शिकस्त हो, और हम ये भी ना नहीं किसी की ईगो हर्ट चाहते, हो। एग्जैक्टली हम ये भी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्टेट हो, हम अमन का पुल बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये अमन हिंदुस्तानी लोगों के लिए भी अमन हो, चाइना के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते में एक खूबसूरत रियासत, उसका देखें कल्चर है, उसकी एक मतलब उसकी आबो हवा है। दुनिया के कई राइटर लिखते हैं कि दुनिया में वो जन्नत है, तो उस जन्नत में आप देखें एटम चला रहे हैं, उस जन्नत में लोगों को मतलब है किस तरीके से तबाह बर्बाद किया हुआ है। अगर जो साहब बहुत शुक्रिया, आपने जनाब जो सब की बातें सुनी हैं मसला कश्मीर के हवाले से, इन्होंने हर पहलू पे तफसीली जो है वो बात की है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा इसका जनाब ज़रूर इज़हार कीजिए अपने कमेंट्स में। अब